और मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी इस दुनिया में आने। तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए एक फर्टाइल कपल को जो अपने मैरिजेबल एज ग्रुप में इन द ईयर ऑफ 2000 हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। यानी कि मैं ये बात कह सकती हूँ कि एवरी 6th पर्सन इन दिस वर्ल्ड वाज इंडियन इन 2000, क्योंकि सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हमारे इंडिया में दर ब दर बढ़ते ही जा रहे हैं। जिनकी 14th डे है ओव्यूलेशन का, प्लस माइनस 3 डेज हमने रख लिए, यानी कि 11 से लेकर के 17वें दिन तक हाई चांस होते हैं ओव्यूलेशन के। तो इस दौरान हमने क्वाइटस को अवॉइड किया। वो महिलाएं जो डेली गोली खाना भूल जाती हैं उनके लिए एक सुंदर सी सहेली है, नाम भी इसका सहेली है। ये सहेली इंसान नहीं है बट ये एक ऐसी पिल है बेटा जो CDRI लखनऊ ने बनाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट लेक्चर करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन बड़े शिद्दत से, बड़े ध्यान से पढ़ा है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट एंड बोर्ड्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है। तो देर ना करते हुए चलिए बड़ी डिटेल में और वन शॉट में स्पेशली हम लोग इस चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आ जाइए बेटा, देर ना करते हुए हम लोग इसे स्टार्ट और खत्म भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो एक ये चीज भैया दिमाग में ना सबकॉन्शियसली हमारे मिथ बना हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही ज्यादातर बात की जाएगी, बट नहीं बेटा, यहाँ पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना हम लोग फीमेल का करने वाले हैं। तो आ जाइए बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आ जाइए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एटलीस्ट ये जानकारी हो कि हमारी NCERT इस चैप्टर के बारे में क्या कहती है। एटलीस्ट कितना हमारी NCERT हमको पढ़ा रही है उतना ही हमें पढ़ना है, उतनी ही डिटेल हमें याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या उनके सगे संबंधी भाई बहन कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है, उसे ये लेक्चर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और जो तैयारी नहीं कर रहा है ना, अगर साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो भी ये चैप्टर उसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। लाइफ में बहुत काम आने वाला ये चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि ये आपके नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और उसके बाद आपकी आने वाली लाइफ में आपको बहुत सपोर्ट और हेल्प करेगा। तो आ जाइए, देर ना करते हुए देख लेते हैं कि हमारी NCERT ने कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं, है? हमारी NCERT ने कौन कौन सी चीजें बेटा यहाँ पर मेंशन की हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि NCERT का पहली जो हेडिंग है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज जिनको हमने अपनाया और इनको ओवरकम करने की कोशिश की। ठीक, दूसरी चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग प्यार से या शॉर्ट फॉर्म में MTP भी कहते हैं बेटा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, कौन कौन सी डिजीजेस हैं, कौन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, कौन कौन से आपको इसमें सिम्टम्स मिलेंगे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आगे इसको क्योर कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से बेटा, राइट। तो आ जाइए, एक एक करके डिटेल में सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना। एक एक करके हम लोग सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमारी NCERT क्या कहती है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपसे कोई कहे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे हो? तो WHO के अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हमारी टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो पहली चीज तो क्या कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं, यानी कि फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप इमोशनली किस तरीके से हैंडल करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, या ये कहें कि आप अपने हार्मोनल मैकेनिज्म को किस तरीके से इमोशनली रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं, एक ये चीज इसमें आती है।
तीसरी चीज आती है कि आपका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी को लेकर के, आप रिप्रोडक्टिवली किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, सेक्सुअली आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी चीज, आप सोशली किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से अपना जो सेक्सुअल डिजायर है उसे एडमायर कर रहे हो या फिर शो कर रहे हो, एक ये इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। और यहीं से ये वाली डेफिनेशन, ये वाले पॉइंटर्स अगर आपको यहां पर कवर हो गए हैं तो यहां से आपके नीट एग्जाम का एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम का एक शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन आता है ना 1 या 2 नंबर का, एक वो बन सकता है। यानी कि अगर आप बोर्ड और नीट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके 6 नंबर यहाँ पर तैयार हैं बेटा, राइट। तो आगे आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं हमारा आगे का टॉपिक कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और उनको हम लोग किन किन स्ट्रैटेजीज की मदद से ओवरकम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा इंडिया है ना बेटा, इट वॉज द one of the first countries to initiate action plans to attain reproductive health। यानी कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इनिशिएट द एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये की कि फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया इन द ईयर ऑफ 1951। यानी कि आजादी हुई है हमारी 47 में, 3 साल बाद ही इन्होंने फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन रेट बढ़ता जा रहा था। इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बेटा, जिसका नाम है RCH। बात करूं मैं तो RCH की फुल फॉर्म डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, आपको उसका आंसर करना होता है। हो सकता है नीट में भी आ जाए, हो सकता है कि नीट में भी आ जाए। तो RCH का मतलब ये कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, आपके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो हैं वो इन्होंने इसमें इंक्लूड किया। अब ये जो हमारा एक्शन प्लान्स थे टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिनमें उन्होंने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को भी ऐड किया, इनके बेसिकली टास्क क्या थे, इनका बेसिकली इनिशिएटिव क्या था, ये क्यों चाहते थे कि फैमिली प्लानिंग की जाए। हाँ, इनके एक्चुअली क्या टास्क थे जो इन्होंने सोचा कि फैमिली प्लानिंग की जाए। तो बेसिकली ये टास्क था कि ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे। सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, हम लोग अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हैबिट रख रहे हैं तो, या फिर क्या अवेयरनेस हो सकती है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन से, अगर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमारी सोसाइटी में अगर हम लोग पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो। दूसरी चीज, इन्होंने ऑडियो विजुअल कुछ चीजों के थ्रू, जैसे कि कई सारे जो रिकॉर्डिंग्स लेकर इन्होंने अपने कॉलोनीज में सर्कुलेट की, अलग अलग सोसाइटीज में सर्कुलेट की, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस फैले। इन्होंने प्रिंट मीडिया यूज किया, कई बार न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर आपके जो FM वगैरह होते थे इनके थ्रू इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाई। तीसरी चीज, इन्होंने फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड किया उन लोगों को जिनको इसके बारे में नॉलेज या फिर उतनी उनकी रीच नहीं थी। क्या क्या चीजें हो सकती हैं एक एक करके देखेंगे। ये सारी चीजें पॉइंटर्स के फॉर्म में मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आई हूं क्योंकि NCERT में सब कुछ एक पैराग्राफ में गिवन है और कई बार हम लोग रीड करते करते भी उसे लैग कर जाते हैं या फिर हम लोग स्किप कर जाते हैं। वो चीजें ना हो उसके लिए आपके नोट्स है। NCERT का समझ लीजिए एक तरीके से पूरा हमने जूस निकाल करके जो मेन चीजें हो सकती है उन्हें लेकर के आए हैं, एक टैबलेट बना लिया या एक कैप्सूल बना लिया है। ठीक है, तो एक बिल्कुल उसी तरीके से कैप्सूल है। तो इन नोट्स को भी आप यहाँ से t.me/OperationNeed700 टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। राइट, आ जाइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आगे प्रोसेसेस थे। हम लोग एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या आपके जो भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में, इनका एक मेजर रोल है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग
रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में हमें एनकरेज करनी चाहिए, एक ये इंपॉर्टेंट है जो कि किया भी जा रहा है। जो एडोलेसेंट्स हैं, आपकी एज ग्रुप के बच्चे आपके नोन में हो, आपको नॉलेज है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एटलीस्ट आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज हो, फिर चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं या नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो बच्चा, जो दोस्त आपका साइंस स्ट्रीम से नहीं है, उसे भी ये लेक्चर आप शेयर कर दे तो उसको बड़ा ही हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। इसके अलावा एडोलेसेंस क्या है, उससे रिलेटेड चेंजेस आपकी बॉडी में क्या क्या आ सकते हैं और उनको हैंडल कैसे करना है। तीसरी चीज, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती हैं। चौथी चीज, एसटीडीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, इनको हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज। एड्स क्या है और इसके बारे में सारी जानकारी उन्हें पता होनी चाहिए, राइट। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में बढ़े तो हमारा चैप्टर ये कहता है कि एडोलेसेंट्स को हम लोगों को इतनी इतनी नॉलेज देनी है। वहीं अगर कुछ लोग जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है, जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है, अब हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं और एजुकेशन के लिए एक पर्टिकुलर कोई प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू ही काफी सारी चीजों को सीख जाते हैं, चैट जीपीटी भी है हमारे पास में। बट एट दैट टाइम, उस टाइम पर हर एक पर्सन को जाकर के समझाना पड़ता था अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स और बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो जो मैरिजेबल एज ग्रुप के कपल हैं या फर्टाइल पीपल हैं, उन्हें हमें कुछ ऑप्शंस के बारे में बताना नेसेसरी बनता है एज अ देश के नागरिक, राइट। तो पहली चीज इन्हें क्या पता होनी चाहिए, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे की जाती है ये पता होनी चाहिए, एक फीमेल को भी और एक मेल को भी, राइट। दूसरी चीज, पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाती है मदर और चाइल्ड की। पोस्ट नेटल केयर का मतलब ये बेटा, आफ्टर पार्चुरेशन की बात हो रही है। अगर एक मदर ने बेबी को डिलीवर किया है, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी हुआ है, तो एट दैट टाइम, आफ्टर दैट टाइम, उस मदर की किस तरीके से केयर करनी है, या जो न्यू बॉर्न बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी किस तरीके से केयर करनी है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम लोग ये कहें कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो तीसरी चीज, चौथी चीज आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर पार्चुरेशन। कई सारी फीमेल्स प्रेफर नहीं करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर कई सारी सोसाइटीज में ये माना जाता है कि कुछ दिनों तक हमें ब्रेस्ट फीड करवाना ही नहीं है बच्चे को, बट ये सारी चीजें गलत है। क्या उसके बेनिफिट्स हैं उस बच्चे को, ये वाली सारी चीजें हमें सोसाइटी को बतानी चाहिए। पांचवी चीज आ जाती है कि हम लोग मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी इस दुनिया में आने की। तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए एक फर्टाइल कपल को जो अपने मैरिजेबल एज ग्रुप में है। इसके अलावा जो हम लोग अगर बात करें, हमारे जो आरसीएच प्रोग्राम्स वगैरह हैं, इनका एक ये इंपॉर्टेंट चीज था कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू क्रिएट सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल हो और रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो। सोशली रिस्पॉन्सिबल हो और रिप्रोडक्टिवली क्या, कंप्लीटली हेल्दी हो, ठीक है। तो वो हमने बनाने की कोशिश की। इसके अलावा ये सारी चीजें करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, किस किस के बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि भैया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो इन्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा सोशल एविल्स जैसे कि सेक्स एब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये तो आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हमारे इंडिया में दर पे दर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन पर हम लोग इस लेक्चर में तो डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हमारे लाइफ के, हमारी सोसाइटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी नॉलेज सभी को होनी चाहिए। इवन घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज सेक्स एब्यूज एंड व्हाट इज सेक्स रिलेटेड क्राइम, राइट। तो एक ये चीज हो गई। आगे हम लोग बढ़े तो बात ये आ जाती है कि अगर हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है
अगर हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो हम लोगों को किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ एक्शन प्लान है। इस एक्शन प्लान को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास में जरूरी है सबसे पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत बेसिक बात है ना कि अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा आ जाओ, हम लोग इतने बजे से इतने बजे तक ऑफलाइन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप कहाँ आओगे? सबसे पहले तो पूछोगे कि मैम कहाँ आना है ना, ठीक है, कौन पढ़ाएगा, पढ़ाने के लिए मेरे पास में क्या सिस्टम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट हो तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगी। तो किसी भी एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक हो, हम लोग अलग अलग लोगों से जुड़ करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। दूसरी चीज प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए हमारे साथ में, प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर नर्सेस एंड सोशली गाइड करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए हमारे पास। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रिंट मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल माध्यम से हमने अलग अलग जगह ये सारी जितनी इंफॉर्मेशन है सर्कुलेट की, तो एटलीस्ट वो मटेरियल हमारे पास में होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर फैसिलिटीज, ये हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में आ गए। हमारे पास में हर एरिया में, हर गांव में, हर जिले में एटलीस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स के साथ साथ हॉस्पिटल्स होने चाहिए और वहां पर रिक्वायर्ड मशीनरी एंड टूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक ये चीज हो जाती है। आगे हम लोग बढ़े तो कुछ सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जो कि इसको यूज करके हम लोगों ने, कुछ सक्सेसफुल प्रोग्राम जो थे हमारे, एक था मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। आप लोग सुनते हो ना, घर में छोटा बच्चा है तो उसको हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने पर जाकर टीका लगवाते हैं। तो जो हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं वो बेसिकली बच्चे के इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि वो काफी सारी डिजीजेस से पहले ही बच जाएगा, ठीक है, वो पहले ही बच जाएगा और उसकी डेथ होने के चांसेस कम होते जाएंगे। दूसरी चीज, स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसेंटियासिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। पहली चीज कि जब मैं इस स्टेटमेंट की बात करती हूं, बेटा, व्हाट्स हैपनिंग देयर, ओके, नाउ इट्स फाइन। हाँ, तो जब मैं बात करती हूं स्टैच्यूरी बैन की, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इस पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने एमनियोसेंटियासिस की जो प्रोसेस है उससे सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ही बैन किया है, हालांकि पूरी एमनियोसेंटियासिस की प्रोसेस को बैन नहीं किया है। तो एमनियोसेंटियासिस है क्या एक्चुअली, आपको ये पता हो तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो आ जाइए हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज एमनियोसेंटियासिस और हम लोग किस तरीके से एमनियोसेंटियासिस की प्रोसेस को यूज करके जान पाते हैं कि बेबी का सेक्स क्या है। और फिर फीमेल फिटिसाइड का भैया एक कॉन्सेप्ट चला था कि फीमेल है तो मार दो, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने बंद किया बाय स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसेंटियासिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एमनियोसेंटियासिस है क्या एक्चुअली और इससे किस तरीके से हम लोग सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए देख लेते हैं व्हाट इज एमनियोसेंटियासिस, ठीक है। ये डायग्राम या ये एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये एक फीमेल का है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो बेटा वूम्ब है, जो बेटा हमारा वूम्ब है, इसके अंदर अगर हम लोग ग्रोइंग, डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो की बात करें, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग ये चीज पढ़ करके आए हैं कि ये कवर्ड होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो कि पूरा फ्लूइड से भरा होता है और इस फ्लूइड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड बहुत ज्यादा मदद करता है, बच्चे को शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड की खास बात क्या है कि इसके अंदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कुछ सेल्स रह जाते हैं और ये सेल्स वही है जो बेबी की बॉडी की सेल है,
अब मैं आपको ये बात कहूं कि मेरी बॉडी की कोई एक सेल है, मेरी उंगली काट के एक कोई सेल आप ले लो, ठीक है, तो क्या उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। तो क्या उसके अंदर मेरा जेनेटिक मटेरियल होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा जेनेटिक मटेरियल मिल गया तो आप क्या क्या नहीं पता कर सकते? सब कुछ पता कर सकते हो। क्या क्या पता कर सकते हो? कि मेरा जो टोटल जीनोम है, या मैं ये कहूं कि मेरा जो पूरा जेनेटिक मेकअप है, मेरा जो प्रॉपर पूरा जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप है, यानी कि मेरे जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आप जान जाओगे। मेरे सारे क्रोमोसोम्स को आप स्टडी कर पाओगे। ठीक है, मेरे सारे क्रोमोसोम्स को स्टडी कर पाओगे। तो मान लो आपने मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर के 23 तक स्टडी कर लिया, 23 तक स्टडी कर लिया। तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 23 में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो आपको पता चल जाएगी ना। यानी कि अगर इस बच्चे में होने वाले बच्चे में कोई अगर इस होने वाले बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम लोग ये जो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस है ये यूज करते हैं कि बेबी का जो जन्म है उससे पहले ही ये जान ले कि होने वाले बच्चे में कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। ठीक है, तो बेहतर है फिर उसे हम लोग टर्मिनेट करें। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एक आपने अभी लेटेस्ट ही एक मूवी रिलीज हुई थी, क्या नाम था उसका, सितारे जमीन पर, तो उसमें डाउन सिंड्रोम को उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था, है ना। तो वही चीज कई सारे डिसऑर्डर से डाउन सिंड्रोम ही नहीं बेटा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वन ऑफ द डिजीज जो कि आप अपने पीआईवी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, टर्नर सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, हीमोफीलिया, न्यूरल डिफेक्ट्स और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हम लोग पहले ही जान लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, एमनियोटिक फ्लूइड में जो बेबी की सेल थी उसका कैरियोटाइप देख लिया और इससे हमने क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट कर लिया। अगर हमें लगा कि अगर इसमें ये कोई डिसऑर्डर है तो हमने बच्चे की जो मदर की प्रेगनेंसी उसे टर्मिनेट कर दिया और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वेट किया, और अगर डिसऑर्डर नहीं है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू होने दिया। इसीलिए ये रीजन था कि हमने एमनियोसेंटेसिस की इतनी अमेजिंग सी प्रोसेस को हम लोग करते हैं। ठीक है, पहली चीज ये हो गई कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। अब दूसरी बात कि इससे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर रहे हैं और इसको बैन क्यों किया, इससे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं और दूसरा इसको बैन क्यों किया। तो पहली चीज तो ये कि बेटा अगर मैं आपको ये कह रही हूं कि मेरे पास में एक सेल है जिसका कैरियोटाइप मैं देख सकती हूँ, तो यानी कि मैं 1 to 22 पेयर को भी स्टडी कर सकती हूँ, और जो मेरा 23rd पेयर है यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उन्हें भी मैं देख सकती हूँ कि क्या वो XX है, क्या वो XY है, क्या वो XX है, क्या वो XY है। तो मुझे ये पता चल गया कि होने वाला बच्चा फीमेल है या मेल। मुझे ये बात पता चल गई कि होने वाला बच्चा फीमेल है या मेल। अब हमारी इंडियन सोसाइटी में होता क्या है ना कि बेटी है तो इसको मार देते हैं, बेटी है तो इसको मार देते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट चला, फीमेल फीटस को ही मारा जाने लगा, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन में जो सेक्स रेशियो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिकली चेंज हो गया, बहुत ज्यादा वेरिएबल ना रहकर बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग हो गया। मेल्स का नंबर बढ़ता गया, फीमेल्स का कम होता गया। अब गवर्नमेंट ने इस पर बैन किया है कि आप एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस की मदद से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करोगे बेटा, आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, लेकिन हाँ आप इस प्रोसेस को यूज करके जेनेटिक डिसऑर्डर्स फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। तो इसी बात का ये मतलब है कि यहाँ पर मैंने आपको स्टैच्यूटरी बैन की बात कही, राइट, स्टैच्यूटरी बैन की बात की गई। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगर ये बातें क्लियर हो चुकी हैं तो आ जाइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि इतनी सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद में क्या हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हुई। ठीक है, क्या क्या इसके इंडिकेटर्स थे। तो पहली चीज बेटर अवेयरनेस हमने देखी लोगों में। दूसरी चीज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हमें दिखती हैं, नॉर्मली अब घरों में डिलीवरीज नहीं हो रही है। तीसरी चीज बेटर पोस्टनेटल केयर हमने ऑब्जर्व की लोगों के अंदर,
और डिक्रीज हुआ हमारा MMR एंड IMR। क्योंकि जितना बेटर आप उस मदर की, उस बेबी की केयर करोगे, उतने ज्यादा उनके मरने के चांसेस कम होंगे। मैं बहुत क्लियर भाषा में कहूं तो, यानी कि MMR कम होगा। MMR का मतलब ये होता है बेटा, बिफोर और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी मदर की डेथ हो जाती है, जिसे हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये कम हुआ। दूसरी चीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, एक ये कम हुआ। यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बहुत बड़ा डिक्रीज आया। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर पोस्टनेटल केयर की, मदर और चाइल्ड दोनों की। स्मॉलर फैमिलीज अब हम देख रहे हैं, घरों में स्मॉलर फैमिलीज हैं, ठीक है, बेटर डिटेक्शन हम लोग कर पा रहे हैं और केयर कर पा रहे हैं एसटीडीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पहले सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर कोई बात नहीं करता था, और अब इससे रिलेटेड हमारी मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ी है और लोगों ने अवेयरनेस आपस में फैलाकर उसको क्योर करने का भी बहुत हद तक सोचा है। आगे बढ़े, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आ जाता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी कि हमारी एनसीईआरटी का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ना पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो, लगभग आपका ये 52 समथिंग पेज नंबर पर होगा, ठीक है, एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा पेज नंबर्स तो रटे हुए नहीं है, बट 52 समथिंग पर होगा। ध्यान से जाकर के देखिएगा, वहां पर ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पैराग्राफ दिया हुआ है ना, वो पैराग्राफ का समरी है ये, उस पैराग्राफ का समरी है ये, ठीक है। तो क्या करना है, हम लोग उस पैराग्राफ को पढ़ लेना पूरा जाके। ये समरी पढ़ोगे ना, अरे यार इजी तो था, वो लगेगा बहुत इजी लगेगा आपको, बट इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप इसको पहले पढ़ लें, ठीक है। तो पहली चीज, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज जो थी, इन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किया इन लास्ट सेंचुरी। हेल्थ फैसिलिटीज जैसे जैसे बढ़ती गई, हमारे सोसाइटी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो। कैसे? ईयर वाइज आपको एनसीईआरटी ने बताया है, वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें बेटा, तो इन 1900 हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। कितनी? इन 1900 हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी बेटा? 2 बिलियन, राइट। लेकिन हम लोग इधर, हमारी एनसीईआरटी ने 1900 पर इंडिया का डेटा नहीं दिया, तो हमें रटना भी नहीं है, लेकिन हम लोग 1900 से 47 ईयर्स आगे जब हम बढ़ेंगे, यानी कि जब हमारे देश की आजादी हुई है 1947 में, ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। कितनी थी? 350 मिलियन। बहुत सिंपल सी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, कितनी? 350 मिलियन। 2000 की हम लोग बात करें, 1947 से हम लोग कहां आ गए हैं अब? 2000 पर। ड्यूरिंग द ईयर 2000 हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जब देखी गई तो ये थी बेटा 6 बिलियन, और उसी टाइम पर जब इंडिया की पॉपुलेशन देखी गई तो ये हो चुकी थी 1 बिलियन। 350 मिलियन से सीधा 1 बिलियन हो चुकी थी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2000। इन द ईयर ऑफ 2000 हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। यानी कि मैं ये बात कह सकती हूं कि एवरी 6th person in this world was Indian in 2000. Every 6th person in this world is Indian in 2000. कह सकती हूँ 6 बिलियन में से 1 बिलियन तो हम भारतीय ही हो गए थे, ठीक है। तो ड्रास्टिकली इंक्रीज आया। फिर जब मैं बात करूं 2011 की, तो 11 साल बाद जब वापस से देखा गया तो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी थी 7.2 बिलियन, जबकि हमारे इंडिया की हो चुकी थी 1.2 बिलियन। और इस तरीके से हम लोग देखते जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। इस पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं।
बट सबसे पहली चीज हम ये जाने कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन का नंबर बढ़ा तो बढ़ा कैसे, इतना ज्यादा पॉपुलेशन का नंबर बढ़ा तो बढ़ा कैसे। पहली चीज ये रीजन था बेटा कि हमारा जो डेथ रेट है इसमें रैपिड डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई तो लोगों का डेथ रेट कम हो गया। दूसरी चीज एमएमआर और आईएमआर कम हुए, तो जो भाई आप पहले कई बार ऐसा होता था कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मदर की डेथ हो जाती थी, वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो वहां पर नंबर डिक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पर मदर भी जिंदा है और बच्चा भी जिंदा है और फिर मल्टीप्लाई होता जा रहा है ये नंबर, ठीक है। तो डेथ रेट क्योंकि कम हो गया था, क्योंकि एमएमआर और आईएमआर कम हो गया था, एक ये रीजन था हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का। दूसरा रीजन क्या था कि रिप्रोडक्टिव एज के लोग हमें ज्यादा मिल रहे थे उस सोसाइटी में। एट दैट टाइम रिप्रोडक्टिव एज में जो लोग थे उनका नंबर ज्यादा था, तो वो ज्यादा यंग वंस प्रोड्यूस आगे कर पा रहे थे। तीसरी चीज, आरसीएच के थ्रू हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को तो हम लोग थोड़ा सा कम कर पाए, लेकिन सिर्फ एक मार्जिनली ही हम लोग कम कर पाए। आरसीएच के टाइम पर हमने बहुत सारी चीजें लोगों को अवेयर फैलाई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी तो बता रहे थे, याद है वो पॉइंटर थर्ड वाला लिखा था अभी नोट्स में, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में भी हमने अवेयरनेस फैलाई, बट ग्रोथ रेट को हम लोग एक लिमिट से ही, एक मार्जिन से ही थोड़ा कम कर पाए, उतनी ज्यादा आरसीएच प्रोग्राम के थ्रू हम लोग अवेयरनेस इस बारे में नहीं पहुंचा पाए लोगों को। फिर अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ग्रोथ जो थी लेस देन 2% थी, यानी कि हर 1000 लोग में से 20 लोग नए ऐड होते थे। एट दिस रेट पॉपुलेशन कैन इंक्रीज रैपिडली, और इस रेट पर हमारी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती जा रही है। ये 2011 की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास में रिसोर्सेस तो उतने ही है ना बेटा। ड्यू टू दिस लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है कि हमें स्कैर्सिटी हो, फूड की, शेल्टर की, इवन क्लोथिंग की। वही चीजें, महंगाई बढ़ रही है ना, तो इन चीजों की स्कैर्सिटी हो सकती है। तो हमारी एनसीईआरटी का एक ये डेटा है, याद कर लो। 2011 के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, याद क्या, एक बार देख लोगे तो आपको ये चीजें समझ आ रही है। आगे बढ़े। इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर लिए। पहली चीज इन्होंने ये कहा कि आप किसी को रोका तो जा नहीं सकता, तो यहां पर इन्होंने एनकरेज किया स्मॉलर फैमिलीज को, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। उन्होंने एक नॉर्म यूज किया, हम दो हमारे दो वाला। आप लोग देखोगे तो एट दैट टाइम 2011-12 की बात है, बसेस में अगर आप ट्रेवल करो, ट्रेन में आप ट्रेवल करो, तो वहां पर पोस्टर्स लगे हुए थे, बहुत सारी एड्स आती थी, अमिताभ बच्चन आकर के ऐड करते थे टीवी पर कि हम दो हमारे दो, सबको अपनाना है। दूसरी चीज, बहुत सारे जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर तो लोगों ने वन चाइल्ड नॉर्म भी अडॉप्ट किया कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वन चाइल्ड नॉर्म इन्होंने अडॉप्ट किया। तीसरी चीज, इन्होंने स्टैच्यूटरी रेजिंग किया ऑफ मैरिजेबल एज को 21 मेल्स के लिए और 18 फॉर फीमेल्स। पहले ये मैरिजेबल एज बहुत नीचे थी, तो हम लोग ये कहें कि बहुत छोटी ही उम्र में शादी हो जाती थी, जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस रहते थे। तो मैरिजेबल एज की उन्होंने बढ़ा करके मेल्स के लिए 21 किया और फीमेल्स के लिए 18 किया। इंसेंटिव दिए इन्होंने उन कपल्स को जिनके पास में स्मॉल फैमिलीज थी, तो इंसेंटिव के लिए या फिर स्कूल में एडमिशन के लिए फीस कम हो जाएगी, और बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स को देखते हुए लोगों ने स्मॉल फैमिलीज को एनकरेज करना खुद से ही फिर स्टार्ट किया। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए टू कंट्रोल पॉपुलेशन, राइट। कॉन्ट्रासेप्शन की बात हुई थी ना अभी जस्ट, तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिससे कि आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हो, या बेसिकली बहुत क्लियरली मैं कहूं तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली चीज ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है।
लेकिन इस सब को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये बात बोलते हैं कि हमारी एनसीईआरटी कैसे एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कह सकती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है बेटा, वो होनी चाहिए यूजर फ्रेंडली। कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है तो आप इससे इजीली यूज कर पाओ, आपके लिए इजी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरी चीज, मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दर दर भटकते रहो, ठीक है, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी चीज, इफेक्टिव होना चाहिए कि भैया अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी हमें देखने के लिए मिले, कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपर ये करे। चौथी चीज, रिवर्सिबल होनी चाहिए और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट हमारी एनसीईआरटी लिखती है, या तो कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो या हो तो बहुत लीस्ट साइड इफेक्ट हो, जो बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ को हार्म ना करे, ठीक है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होनी चाहिए कि भैया ये जो प्रॉपर पर्टिकुलर हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें तो ये किसी भी तरीके से इंटरफेयर हमारे सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर में या फिर हमारे सेक्सुअल एक्ट में किसी तरीके से कोई भी इंटरफेयर ना करें, और इसी वजह से तो इसे फिर लोग यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होने चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? पहली चीज, यूजर फ्रेंडली हो। दूसरी चीज, इजीली अवेलेबल हो। तीसरी चीज, इफेक्टिव हो। चौथी चीज, रिवर्सिबल हो विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। एंड पांचवी चीज कि ये कोई भी तरीके का इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में, राइट। तो आगे बढ़े और हम लोग अलग अलग, और हम लोग इसके बाद में बेटा इसके बाद में अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकते हैं हम लोग ट्रेडिशनली जो फॉलो करते आ रहे हैं कुछ नेचुरल मेथड्स। दूसरा चीज, बैरियर मेथड्स। तीसरी चीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। चौथी चीज, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंजेक्टेबल या फिर इम्प्लांट्स होते हैं। एंड सर्जरिकल या फिर लास्ट में टर्मिनेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमें पढ़ना है। तो आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड की बेटा, तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नेचुरल मेथड है, ठीक है। कैसे है? अच्छा, लेकिन इसके फेलियर के चांसेस होते हैं हाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी में या आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, तो आप इसे आंसर कर पाए कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन फेलियर के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि हम बाहर से यहाँ पर कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा स्पर्म और ओवा आपस में मिल ना पाए, स्पर्म और ओवा आपस में मिल ना पाए। नेचुरल मेथड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। हम ये बात जानते हैं एब्स्टिनेंस का मतलब, ध्यान से देखिएगा, कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कॉपुलेशन को अवॉइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फीमेल की बॉडी में मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 14th डे पर ओव्यूलेशन टाइम होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन टाइम, ठीक है। और अगर ओव्यूलेशन टाइम के दौरान स्पर्म का एंट्री हुई तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या है? हाई। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जब ओव्यूलेशन हुआ है, हम लोग कोशिश करें कि क्वाइटस ही ना करें, राइट। हम लोग कोशिश करें कि क्वाइटस ही ना करें। अब इसको हम लोग अवॉइड कैसे करेंगे? ठीक है, 14th डे पर अवॉइड कर दिया कि क्वाइटस नहीं हो रहा, बट क्या कि अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 दिन की ना हो करके 28 दिन की ना हो करके 29 दिन की हुई, तो ये ओव्यूलेशन डे हमारा 15th हो सकता है। 29 दिन की ना हो करके ये 27 दिन की हुई, तो ओव्यूलेशन डे हमारा 13th हो सकता है। एक पर्टिकुलर सेफर पीरियड के लिए हमने कुछ आइडिया लगा लिया कि मान लीजिए अगर 14th डे इज द ओव्यूलेशन डे, तो हम लोगों ने प्लस माइनस 7 डेज कर लिए, यानी कि
यानी कि +-3 डेज कर लिए, +-3 डेज कर लिए, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि 11वें दिन से लेकर के, यानी कि 11वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक हाई चांस है ओव्यूलेशन के। क्या है बेटा? हाई चांस है, हाई चांस है ओव्यूलेशन के, हाई चांस है ओव्यूलेशन के। तो अगर इस टाइम पर हाई चांस है ओव्यूलेशन के, तो ड्यूरिंग दिस 11th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हम लोग अवॉइड करें, अगर हम लोग यहाँ पर बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर अवॉइड करें कॉपुलेशन को, तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ना, प्रिवेंट कर सकते हैं ना प्रेगनेंसी को। तो एक ये चीज हो जाती है आपके पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के प्रोसेस में। क्या किया हमने कि 14th डे है ओव्यूलेशन का, +-3 डेज हमने रख लिए, यानी कि 11 से लेकर के 17वें दिन तक हाई चांस होते हैं ओव्यूलेशन के। तो इस दौरान हमने क्वाइटस को अवॉइड किया, एंड दैट लीड्स टू वेरी लेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हमने प्रेगनेंसी को यहाँ पर प्रिवेंट किया। दूसरी चीज क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। इस मेथड में बहुत सिंपल है। विड्रॉल का मतलब ही ये है कि भाई ड्यूरिंग क्वाइटस मेल्स ने मेच्योरिटी के साथ में अपने पेनिस को पहले ही विड्रॉल कर लिया एजाकुलेशन के। किसके? एजाकुलेशन के। यानी कि सीमेन एजाकुलेट के होने के जस्ट पहले ही अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से विड्रॉल कर लिया, और जिससे कि सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट नहीं हुआ, एंड इससे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो गए। ठीक है, लेकिन इसका जब हम लोग स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि हाई चांस होता है, रिस्क होता है, तो उसका एक ही रीजन है बेटा, कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर एक चीज ये कि आपने इजैकुलेशन से पहले तो विड्रॉल कर लिया, बट कई बार ऐसा होता है कि जो प्री एजैकुलेटरी फ्लूइड है ना, प्री एजैकुलेटरी फ्लूइड जो होता है ना, इसके अंदर भी कुछ नंबर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ चुका है, तो हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी करवा दे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये रिस्कियर ऑप्शन है जितने भी हमारे नेचुरल मेथड्स हैं। इसमें भी रिस्क कहां से आया कि 14 पर ना हो के 18 पर हुआ बाई चांसेस फीमेल का ओव्यूलेशन, तो एक ये रिस्क का पीरियड है। ठीक है, एक ये रिस्क का पीरियड होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करूं, तो लैक्टेशनल का मतलब है लैक्टेटिंग मदर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? ये लैक्टेटिंग मदर से रिलेटेड है। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर से रिलेटेड। होता क्या है बेटा, कुछ मदर्स जिन्होंने अभी जस्ट बच्चे को जन्म दिया है और ड्यूरिंग अप टू 6 मंथ्स तक हम लोग ये मान कर चलते, मान लीजिए आफ्टर द पार्चुरेशन जो मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही है। क्या करवा रही है? ब्रेस्ट फीड। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो बेबी है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने हर एक रिसोर्स के लिए ऑन ब्रेस्ट मिल्क। किस पर डिपेंडेंट है? ऑन ब्रेस्ट मिल्क। यानी कि एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग अगर हो रही है तो यानी कि जरूरत है कि मिल्क का प्रोडक्शन भी उस तरीके से हो। अब जो बेबी सकिंग की प्रोसेस कर रहा है फीडिंग के लिए, ये जो सकिंग का प्रोसेस है ये सिग्नल भेजता है टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन। किसको भेजेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई प्रोलैक्टिन कॉन्टिन्यूअसली बनता रहे। और प्रोलैक्टिन को बनने का जब सिग्नल मिलता है तो ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन मदर्स ब्लड इट लीड्स टू ये क्या करता है बेटा? रोक देता है सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। किसका सेक्रीशन रोक देता है ये? गोनेडोट्रोपिन्स
गोनेडोट्रोपिन्स का। अब गोनेडोट्रोपिन सप्रेस हो गए, गोनेडोट्रोपिन यानी कि हमारे LH एंड FSH, LH एंड FSH, और LH एंड FSH जब सप्रेस हो गए हैं तो फॉलिकल्स डेवलप नहीं कर रहे और हमारा ओव्यूलेशन भी नहीं हो पा रहा। तो इस दौरान मदर का ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाता है। तो इस टाइम पर अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगेन इसमें रिस्क बहुत है कि बाई चांस आपको पता ही नहीं चला कि ओव्यूलेशन हुआ था एंड एट दैट टाइम पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी हो गई, तो ये हो सकता है कि कॉम्प्लिकेट करे फर्दर आपको, आपकी लाइफ में एक साथ में 2 बच्चों का भी आपको मिल सकता है एडवांटेज। तो एक ये चीज, यानी कि ये बेसिकली रिस्कियर है। बट हाँ, एक्सटेंसिव लैक्टेटिंग मदर है तो ये बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबल होता है। बट अगेन चांसेस तीनों में ही हाई है फेलियर के। तो क्या करें? इन सब के साथ साथ में कुछ और मेथड्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का काम ही इतना है कि बैरियर बना देना है, किसके बीच में? स्पर्म और ओवा के बीच में। फिजिकली मीटिंग ही नहीं कर पा रहे, आपस में ये मिल ही नहीं पा रहे, इनके बीच में कोई बैरियर लगा हुआ है। कौन कौन से बैरियर मेथड हो सकते हैं? कॉन्डम्स बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कुछ सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स और वॉल्ट्स हो सकते हैं। कॉन्डम्स जो है बेटा, ये मेल के लिए होते हैं, एज वेल एज फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, बट सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स और वॉल्ट्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही यूज कर सकती हैं, क्योंकि ये सर्विक्स को कवर करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही यूज कर सकती हैं क्योंकि ये सर्विक्स को कवर करते हैं। कॉन्डम्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, इनके बारे में डिटेल आपकी एनसीईआरटी पूछती है, एनसीईआरटी बताती है, एनटीए पूछता है। ठीक है, एनसीईआरटी बताती है और एनटीए पूछता है। तो पहली चीज क्या, किससे बने हैं? तो ये बेटा लेटेक्स से या फिर थिन रबर की शीट से बने हुए होते हैं। क्या? पहली चीज लेटेक्स से बने हुए होते हैं, थिन रबर की शीट से बने हुए होते हैं। ये एक टाइप ऑफ बैरियर मेथड है जो कि क्या करते हैं, पेनिस को कवर करते हैं मेल्स के अंदर। सिंपल, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पेनिस के ऊपर इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। और अगर फीमेल कॉन्डम्स की बात करें, दिस इज कॉन्डम फॉर फीमेल, जिसे हम लोग फेमीडोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेमीडोम भी कहते हैं। ये फीमेल के केस में वेजाइना को कवर करते हैं। क्या करते हैं? फीमेल्स के केस में वेजाइना को कवर करते हैं। हालांकि कॉमनली मेल कॉन्डम्स ज्यादा यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल कॉन्डम्स। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। करता क्या है ये? यूजर को प्रिवेसी प्रोवाइड कर रहा है, यूजर, किसी को पता नहीं चल रहा है। वन टाइम यूज है, इंपॉर्टेंट चीज, डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज करके आपको इसे डिस्पोज करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट ब्रांड है, एक कॉमन ब्रांड है, एक पॉपुलर ब्रांड है आपके कॉन्डम्स की, जिसका नाम है निरोध। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से अभी तो बहुत है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से एट दैट टाइम निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम। तो ये क्वेश्चन नीट में पहले आया भी हुआ है। ठीक है, और बोर्ड्स में तो 18 आपके एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, तो वहां भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर हमने पेनिस को कवर कर दिया तो मेल का फ्लूइड फीमेल के फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, मेल का फ्लूइड फीमेल के फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। और अगर फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये बचा रहा है आपको, तो एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा क्वाइटल एक्ट में कोई इंटरफेयर करता नहीं है, तो हमारा आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह से ये बहुत हद तक कारगर हो जाता है। ठीक है, बहुत हद तक ये कारगर हो जाता है। फिर और मेथड्स जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, ये सब रबर के बने हुए होते हैं बेटा। ये सर्विक्स को कवर करते हैं फीमेल्स में। ठीक है, सर्विक्स को कवर करते हैं फीमेल्स में। इनको रीयूजेबल होते हैं तो इनको दोबारा से यूज किया जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता, एसटीडीज को प्रिवेंट ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम लोग बात करें हमारे सर्विक्स की, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेजाइना। तो अगर ये हमारे सर्विक्स को ही कवर कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये हमारे सर्विक्स को ही कवर कर रही हैं, तो पेनिस के इंसर्शन से बॉडी फ्लूइड तो आपस में कनेक्टेड हो रहे है ना, बॉडी फ्लूइड तो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और इससे एसटीडीज से आप प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, एसटीआई से या एसटीडी से आप प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, फैलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, होते हैं।
अगर हम लोग डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स को यूज कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनके साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम लोग ये कहें कि परसेंटेज और बढ़ जाए या इनकी कैपेसिटी और बढ़ा दें, तो हम लोग इसके साथ में स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स और फोम्स को यूज कर सकते हैं along with these methods, जैसे कि डायफ्राम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स। क्योंकि ये जो आपकी स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स और फोम्स होते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करती हैं या फिर किल भी करती हैं स्पर्म को। तो एट दैट टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम लोग यूज इसके साथ में इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बाद में बात करें तो हमारे पास में एक और चीज आ जाती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। ठीक, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का मतलब क्या कि यूटेरस के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? यूटेरस के अंदर ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप यूटेरस के अंदर ही यूज कर सकते हो तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ फीमेल की बॉडी में यूज होगा, मेल्स के लिए नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ फीमेल की बॉडी में यूज होगा, मेल्स के लिए नहीं है ये। एक पर्टिकुलर टाइप का डिवाइस है बेटा जिसे हम लोग यूटेरस में इंसर्ट कर सकते हैं और ये खुद से नहीं किया जा सकता, बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स इसे यूज किया जाता है। फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है ये स्पर्म का विद इन यूटेरस। काम क्या है? यूटेरस के अंदर हमने कुछ इंसर्ट करके रखा हुआ है, क्या कर रहा है ये? फैगोसाइटोसिस बढ़ा रहा है स्पर्म का। स्पर्म अंदर आ रहे हैं, उनको किल किया जा रहा है, तो भैया ये पहुंच ही नहीं पा रहे ओवा तक। दूसरी चीज कुछ ना इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं और ये कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बहुत हद तक कम कर देते हैं, तो हमारे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ये जितने भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, ये जो हमारा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना भी अंदर का एनवायरनमेंट है ना, जितना भी अंदर का एनवायरनमेंट है ना बेटा, जितना भी अंदर का एनवायरनमेंट है ना, उसको ऐसा बना देता है, इसको ऐसा बना देता है कि जो हमारा स्पर्म है ये अंदर जिंदा ही ना रह पाए, इसका दम घुटने लगे, हॉस्टाइल बना देता है इसके लिए। ठीक है, और यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है। अनसूटेबल कैसे बना देता है? अनसूटेबल कैसे बना देता है? इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होता है थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या होता है? थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम पतली हो गई है तो इम्प्लांट ही नहीं हो पा रहा है ना, यानी कि एंडोमेट्रियम पतली है तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पा रहा। यानी कि हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का काम इतना है कि ये प्रेगनेंसी को अपोज करेंगे, रोकेंगे। कैसे कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे? ये स्पर्म आएगा तो पहली चीज कोशिश करेंगे फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस से हमारे स्पर्म को किल कर देंगे। दूसरी चीज सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देंगे तो स्पर्म आगे बढ़ ही ना पाए, मोटिलिटी ना हो जाए, वहीं ट्रैप हो जाए। तीसरी चीज स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू कॉपर आयंस। या फिर क्या करेंगे, अगर ये स्पर्म पहुंच भी गया, फर्टिलाइज इसने कर भी दिया जैसे तैसे इक्का दुक्का, तो ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देंगे हमारे यूटेरस को। हमारे यूटेरस की जो इंटरनल लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसकी थिनिंग कर देंगे, यानी कि यूटेरस को अनसूटेबल बना देंगे इम्प्लांटेशन के लिए और स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल बना देंगे सर्विक्स को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या? तो अगर ये स्पर्म की एंट्री तक को रोकने से लेकर के इम्प्लांटेशन तक को प्रिवेंट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन लोगों के लिए जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं या फिर अपने 1 से 2 बच्चे के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, तो डॉक्टर से इसको इंसर्ट करवाएं। कुछ नंबर ऑफ मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है, तो ये इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और हमारे इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, बहुत सारी फीमेल्स इन मेथड्स को यूज करती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ये जो लाइन है, इट इज एन आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन चाइल्ड, उसका रीजन ये है, उसका रीजन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीजन ये है बेटा कि जो लोग चाहते हैं कि अपनी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में स्पेस हो, तो जितने भी आपके इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इंसर्ट की बॉडी में कुछ इसकी मंथ्स की वैलिडिटी है, तो उस वैलिडिटी तक एटलीस्ट हम लोग सेफर साइड है, ये रखकर चलते हैं ना, तो वो रीजन है कि इनको ये यूज करता है ना। और ये एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दिया। आगे आईयूडीज बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि एक होती है नॉन मेडिकेटेड, एक होती है मेडिकेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड आईयूडी मैम?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो पहली चीज अगर मैं बात करूं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की तो ये क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, आपके आपके आपका जो यूटेरस है, आपका जो यूटेरस है उसमें 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 ये बेसिकली बेसिकली हॉस्टाइल बना देती है, उसे हॉस्टाइल बना देती है, ठीक है, स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल बना देती है। और एक बहुत ही पुरानी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल है लिप्पीज लूप, एक बहुत ही पुरानी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम है लिप्पीज लूप। और नॉन मेडिकेट की कंपैरिजन में मेडिकेटेड पर लोग ज्यादा शिफ्ट हुए और नॉन मेडिकेटेड बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। मेडिकेटेड क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स ये सेक्रेट करता है, ठीक है, ये हार्मोन सेक्रेट करता है। और ये जो हॉर्मोन्स हैं इनका इनिशियल वही जो मैंने आपको आईयूडी के पॉइंट्स बताए, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कर देगा, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, पूरा लिखते नहीं है, आगे पॉइंट्स लिखे हुए, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस करेगा। दूसरी चीज हॉस्टाइल बनाएगा स्पर्म्स के लिए। तीसरी चीज कॉपर रिलीजिंग है तो कॉपर आयन रिलीज करेगा जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी। चौथी चीज अगर जैसे तैसे इम्प्लांटेशन हो भी गया तो थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम करता है, इसका मतलब मेक्स यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो हर लेवल पर ये मदद कर रहा होता है जो हमारी मेडिकेटेड आईयूडीज है, इसीलिए ये बेटर है एज कंपेयर टू नॉन मेडिकेटेड, इन्हीं को ज्यादा यूज किया जाता है। नॉन मेडिकेटेड में आपकी आती है दो, या तो ये कॉपर आयन रिलीज करें या फिर ये हार्मोन रिलीज करें इन्हीं फंक्शंस को करवाने के लिए। तो अगर ये कॉपर आयन रिलीज कर रहे हैं तो आपकी 3 आईयूडी आपको पता होनी चाहिए, एक कॉपर टी, एक कॉपर यू, एक मल्टीलोड 375, एक कॉपर टी, एक कॉपर यू, एक मल्टीलोड 375। कॉपर टी कुछ ऐसी दिखती है जिसको डॉक्टर्स वेजाइना के थ्रू यूटेरस में इंसर्ट कर देते हैं, 6 महीने का लगभग इसका पीरियड होता है, यूज करते रहो, कॉपर आयन इससे रिलीज होंगे जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेंगे, आपकी बॉडी को ये हार्म नहीं करती है। हार्मोनल मेथड में आते हैं आपके पास में दो, एक LNG20 और एक प्रोजेस्टासर्ट, एक प्रोजेस्टासर्ट, ये आपको दो इसके मेथड याद रखने हैं। और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पर आपकी एनसीईआरटी डिस्कशन नहीं कर रही है और आपके कोर्स से भी उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ जाइए। फिर आते हैं हमारे कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इजी मेथड है कि भाई पिल्स खा ली, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की मैं बात करूं तो ये बेटा दो तरीके की हो सकती है आपकी, एक हो सकती है प्रोजेस्ट्रोजन और एक हो सकती है प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की पिल। दो तरीके की आपकी पिल्स हो सकती है। इन पिल्स को आप कब लेते हो, तो बेसिकली ये आपको 21 दिन के पीरियड तक लेनी होती है, 21 दिन के पीरियड तक लेनी होती है, जिसे आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के। लगभग जो मेंस्ट्रुएशन का है वो 7 दिन के गैप के बाद में, मतलब आपकी 28 दिन की जो साइकिल है ना उसमें 7 दिन मेंस्ट्रुएशन के हटा दो, बाकी के 21 दिन आपको ये खानी होती है। काम क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को रोक के रखती हैं पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी कम कर देती हैं। साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, इफेक्टिव बहुत ज्यादा है और वेल एक्सेप्टेड है क्योंकि इजी है, एक गोली खाना इजी होता है, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर सी सहेली उन महिलाओं की जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करना चाहती हैं और डेली गोली खाना भूल जाती हैं, वो महिलाएं जो डेली गोली खाना भूल जाती हैं उनके लिए एक सुंदर सी सहेली है, नाम भी इसका सहेली है। ये सहेली इंसान नहीं है बट ये एक ऐसी पिल है बेटा जो CDRI लखनऊ ने बनाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लीजिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, उन्होंने बनाई एक सहेली। ये सहेली जो दवाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नॉन स्टीरॉयडल थी, इसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी, हाई कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू है इसकी और वंस अ वीक पिल है, हफ्ते में एक बार खाओ, डेली खाना आपको याद ही नहीं रखना है। तो संडे टू संडे मतलब आपका एक हफ्ते में एक बार आपको ये खानी है, ठीक है। तो ये आपकी एक सुंदर सी उन महिलाओं की सहेली जो कि कॉन्ट्रासेप्शन करना चाहती है, ठीक है। आगे आ जाइए, इंजेक्टेबल्स या फिर इम्प्लांट्स हैं बेटा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंजेक्टेबल्स या फिर इम्प्लांट्स कुछ वो डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग अपनी स्किन के नीचे बेसिकली यहाँ कोनी के पास में इंसर्ट कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे हार्मोन आपके ब्लड में रिलीज करते हैं।
ये हो सकते हैं कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो, ठीक है, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो इसके अंदर, या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है इसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो, और इसे हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट अंडर स्किन, या फिर इम्प्लांट अंडर स्किन। इंजेक्शन दे दिया भाई 6 महीने तक रिलीज हो रहा है, या फिर आपने स्किन के अंदर कुछ इम्प्लांट्स लगा दी, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, 6 स्ट्रक्चर्स है मैच स्टिक लाइक, बिल्कुल माचिस की तिल्ली जैसे, और ये स्किन के नीचे या कोने के आसपास जहां पर थोड़ा सा आपका फ्लैश है वहां पर इसको इंसर्ट कर दिया। धीरे धीरे ये क्या करता है, अपने हार्मोन को रिलीज करता रहेगा। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, सेम ऐसे जो कि पिल्स का था, और इनका इफेक्टिव पीरियड थोड़ा सा लॉन्गर हो सकता है। तो आपको अगर एक दिन भी, हफ्ते में एक दिन भी गोली खाना भूल जाते हो तो इम्प्लांट एक दिन लगवा लो, लगभग 6 महीने की वैलिडिटी है, चलता है आराम से, ठीक है। आगे बढ़े तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब भैया अचानक से हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने की क्यों, क्योंकि देयर इज अ केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ भाई, अब हमें लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हमें कुछ ना कुछ चाहिए जिससे कि हमारा स्पर्म जो है वो ओवा तक ना पहुंच पाए। दूसरी चीज रेप केसेस है, इस केस में उस फीमेल को प्रेगनेंसी रोकनी है, उस फीमेल को प्रेगनेंसी रोकनी है, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ढूंढ रही है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को आप कब यूज कर सकते हो, क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर, क्योंकि इस टाइम पर आपके स्पर्म जिंदा रहते हैं, इस टाइम तक आपके स्पर्म जिंदा रहते हैं। हो क्या रहा है इसके अंदर, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। तो ओरल पिल्स, बेसिकली ओरल पिल्स आती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आईयूडीज जो होती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इनको भी हम लोग एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके नीट का एक सवाल है, पुराने प्रीवियस ईयर में आया हुआ नीट का एक सवाल है, और बोर्ड्स में आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। या आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सप्लेन करने हो तो ये 4-5 बातें लिखाइएगा, मस्त मार्क्स देगा आपको एग्जामिनर। आगे बढ़े, फिर आते हैं स्टरलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड्स, फिर आते हैं हमारे स्टरलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड्स। स्टरलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड्स की बात करें बेटा, तो ये आपके हम लोग उस पर्सन को एडवाइस करते हैं जो चाहते हैं कि इनकी जो प्रेगनेंसी है, अब ये चाहते नहीं कि फ्यूचर में और ज्यादा प्रेगनेंसी कंसीव हो, इन्होंने हमारे दो इनके हो चुके हैं, अब ये नहीं चाहते फ्यूचर में और प्रेगनेंसी हो, तो स्टरलाइजेशन मेथड कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन मेथड बेटा दो है, एक है वेसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का ये आप डायग्राम देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के हिसाब से। वेसेक्टोमी के अंदर मेल्स की बॉडी में हम लोग स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसिजन लगा के जो वास्ट डिफरेंस है ना, उन्हें कट करके टाई कर देते हैं। और वही ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, वेजाइना के रास्ते से जाकर के या फिर एब्डोमेन में एक छोटा सा इंसिजन लगा करके फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे जैसे कि टेस्टिकल्स और ओवरीज, इनके अंदर बनने वाले गैमेट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिसके मदद से हमारे जो स्पर्म्स हैं या ओवा है वो पर्टिकुलर उस जगह पर आ ही नहीं पाएगा, सीधा इनका काम खत्म कर दिया है इन्होंने। तो आ जाइए, वेसेक्टोमी फॉर मेल्स, इसमें क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम, स्क्रोटम में छोटा सा इंसिजन लगा के ये काम करेंगे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को हम लोग रिमूव कर देंगे या कट करके टाई कर देंगे, एक छोटा सा इंसिजन एब्डोमेन में लगा करके थ्रू या फिर वेजाइना के थ्रू जा करके, ठीक है। काम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट रुक जाएगा, ब्लॉक कर देगा। हाईली इफेक्टिव है भाई, गैमेट ही नहीं आ रहे तो अब कहां से प्रेगनेंसी हो पाएगी। रिवर्सिबिलिटी इसकी नहीं है कि भैया 2-4 साल बाद चाहते हो कि रिवर्सिबल हो जाए, फिर से आपको चाइल्ड चाहिए, तो ये इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। हालांकि कोशिश की जाती है, कई बार पॉसिबल भी हो जाती है, बट अगेन बहुत रेयर चांस होते हैं कि रिवर्सिबल ये हो पाए। तो अगर आप चाहते हो कि भैया आप हमें चाहिए ही नहीं बच्चा, तो आप ये स्टरलाइजेशन या सर्जिकल मेथड यूज कर सकते हो। ये दोनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमटीपी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, व्हाट इज एमटीपी।
एमटीपी की फुल फॉर्म इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहली चीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये लीगलाइज की गई इन द ईयर ऑफ 1971। 1951 में क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग, और 1971 में क्या हुआ, एमटीपी, यानी कि 20 साल का डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। हो क्या रहा था, 45 to 50 मिलियन पर ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लोग करवा रहे थे, जो कि हमारी 20% है कंसीव्ड प्रेगनेंसी का। अगर हम लोग बात करें जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही हैं उसमें से 20% एमटीपी या टर्मिनेट करवा दी जाती है, और इनका नंबर कितना है, 45 to 50 मिलियन पर ईयर, यानी कि अगर ये टर्मिनेट नहीं होती तो हमारी पॉपुलेशन इतनी और ज्यादा होती, ठीक है। रिलेटिवली सेफ होती है अगर आप करवाना चाहो, आप चाहो कि आपने कंसीव कर लिया, आप इसे टर्मिनेट करवाना चाहते हो, अबॉर्ट करवाना चाहते हो, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ना आपका, पहले 3 महीने, इस दौरान सेफ होती है, आप करवा सकते हो। पर्टिकुलरली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में जाओ, उससे एडवाइस लो, इसको टर्मिनेट कर दो, सिंपल, ठीक है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का सजेशन लो और इसको टर्मिनेट कर दो। बट अगर आप चाहते हो कि 3 महीने के बाद, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 6 महीने के बीच के अंदर, 3rd to 6 मंथ के बीच में, जिस टाइम पर बेबी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, इस टाइम के दौरान अगर आप चाहते हो, आफ्टर 3 मंथ to 6 मंथ के बीच में अगर आप इसे टर्मिनेट करवाना चाहते हो, तो ये बेटा रिस्कियर होता है, अब मदर की लाइफ के लिए रिस्कियर होता है। तो इस टाइम पर आप नॉर्मली अपनी इच्छा के हिसाब से कि अबे हमें नहीं चाहिए और इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सजेशन चाहिएगा कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का, और ये भी इसको तभी सजेस्ट करेंगे जब मदर की लाइफ को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के बाद में। अगर ऐसा चांसेस लग रहा है कि प्रेगनेंसी को हमने आगे कंटिन्यू रखा तो मदर की लाइफ डेंजर में है, तो इसे टर्मिनेट किया जाएगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। और अगर किया भी गया तो भी कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब जाके ये टर्मिनेट किया जाएगा। तो इन जनरल फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल सेफ नहीं है, 3rd ट्राइमेस्टर में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या आगे बढ़े, तो एमटीपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, एंड आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं उन्हें भी। एसटीडीज की बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, तो ये क्या होती हैं, इन्हें हम लोग बेटा वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, वेनरल डिजीज आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सेक्सुअल फ्लूइड से ट्रांसमिट होती है, इसीलिए इन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। एक एक करके देखें तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि ये जो इन्फेक्शन है बेटा, हो सकता है कि कोई एक ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरियल है और सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाता है पहला कौन सा, बैक्टीरियल। कौन सा, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में आपको 3 डिजीजेस याद रखनी है, जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया और सिफिलिस। क्लेमाइडिया का पॉजिटिव एजेंट इज क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनाटिस, गोनोरिया का निसेरिया गोनोरी, और सिफिलिस का ट्रेपोनोमा पैलिडियम। याद रखिएगा, बिल्कुल याद होने चाहिए ये आपको, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाता है आपका दूसरा वायरल डिजीजेस, ठीक है। तो बैक्टीरियल हमने देख लिए, दूसरे हम लोग पढ़ लेते हैं वायरल। वायरस से होने वाले कौन कौन से एसटीडीज या एसटीआईज आपके हो सकते हैं। पहला चीज एड्स, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एड्स पढ़ के आए हो ना, एड्स पढ़ के आते हो ना बेटा। पहला एड्स, जिसका पॉजिटिव एजेंट इज एचआईवी, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दूसरा हर्पीस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वायरस या पॉजिटिव एजेंट इज हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तीसरा हेपेटाइटिस बी, जिसका पॉजिटिव एजेंट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। फिर आता है जेनेटल वार्ड्स, जिसका पॉजिटिव एजेंट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि आगे की 3 बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं होती हैं, एक बार लग गया तो ठीक नहीं होगा, जैसे कि एड्स का इन्फेक्शन, हर्पीस का इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन। हमारी एनसीईआरटी ये बात कहती है, ये बात प्रूवन भी है, ये बात आपके बोर्ड्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा नोट करके, राइट। आगे बढ़े तो आ जाता है हमारी एक ऐसी डिजीज जो प्रोटोजोआ से हो सकती है,
और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकती है, प्रोटोजोआ से होती है और सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। ट्राइकोमोनियासिस, क्या? ट्राइकोमोनियासिस, और इसका कॉजेटिव एजेंट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। इन सभी डिजीजेस के कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन सभी डिजीजेस के बेटा कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन डिजीजेस के सिम्टम्स अगर मैं बात करूं तो अर्ली सिम्टम्स जो आते हैं इनके अंदर आपको आपके जो जेनाइटल्स हैं उनमें ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, हो सकता है कि फ्लूइड का डिस्चार्ज हो, हल्का हल्का पेन भी हो सकता है, और कई बार फीमेल्स के केस में तो ये एसिम्प्टोमेटिक भी रह जाती है। फीमेल्स के केस में तो ये एसिम्प्टोमेटिक भी रह जाती है। ठीक है, ठीक है। अगर 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 टाइमली इसको हमने, मान लीजिए कोई एसटीआई है और टाइमली इसको क्योर नहीं किया जा रहा है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जैसे कि अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो हो सकता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाए, हो सकता है कि एबॉर्शंस होने के चांसेस बढ़ जाए, स्टिल बर्थ हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी देखने के लिए कई बार देखी गई कपल्स में, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर तक हो सकता है। जो हमारे एसटीआईस हैं इनको आरसीएच प्रोग्राम के अंदर प्राइम कंसिडरेशन दी गई थी, जब हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। और एसटीआईस की अगर हम एस्टिमेटेड बात करें तो जो लोग 15 से 24 साल की एज के बीच में हैं इनमें बहुत ज्यादा चांसेस हमने देखे, क्योंकि इस दौरान सेफर सेक्स के बारे में नॉलेज नहीं थी और एसटीआईस हो गए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एसटीआईस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और बैरियर मेथड में से कॉन्डोम्स को यूज किया जाए जो कि आपको एसटीआई से बचा सकता है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि चलो भाई अब मान लो आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ही गया है, आज स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं कह रही हूँ, उन लोगों के लिए जिनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ही गया है, ठीक है, हो ही गया है, तो बचाना कैसे है खुद को बचाना कैसे है भाई? कॉन्डम्स का यूज करो, कॉन्डम्स का यूज करो बेसिकली पहली चीज। तो अभी नहीं भी हुआ है तो भी कॉन्डम्स का यूज करो, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, हो गया है तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास में जाओ, अर्ली डिटेक्शन करो जिससे कि क्योर पॉसिबल हो। और हमेशा कोशिश करो कि अननोन पीपल के साथ में सेक्स हैबिट या सेक्सुअल कांटेक्ट ना किया जाए और मल्टीपल लोगों के साथ में सेक्सुअल हैबिट ना रखी जाए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई आपके दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े हम लोग तो इनफर्टिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी सोसाइटी में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी में कि भाई इनफर्टिलिटी क्या है। बात की जाए अगर हमारी इंडियन सोसाइटी की, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स अगर एक कपल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस कर रहा है, सेक्सुअल कोहैबिटेशन कर रहा है, उसके बाद भी 2 साल तक कॉन्टिन्यूअसली ये प्रोसेस करने के बाद में कंसीव नहीं कर पा रहा है तो फिर ये चांसेस हैं कि वो कपल इनफर्टाइल हो। तो इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन even after 2 years of unprotected cohabitation is called infertility। पहली चीज पूछा जाएगा, यही आपको लिख करके आनी है। दूसरी चीज, हमारे इंडिया में होता क्या, फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है कि अगर कपल चाइल्डलेस है तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है, तेरी ही गलती है। बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम मेल्स में भी हो सकती है, हो सकता है कि उसके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है, या बहुत सारे अलग इश्यूज हो, ठीक है, तो सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल्स कैन ऑल्सो बी इनफर्टाइल। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो कि आपको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, करेक्टिव ट्रीटमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, इन डिसऑर्डर्स को बचाने में, कुछ अगर आपको ये डिसऑर्डर है तो उनको बचाने में हेल्प करते हैं, और आपको चिल्ड्रन होने का सौभाग्य भी प्राप्त करवाते हैं। जबकि कुछ करेक्शंस पॉसिबल नहीं भी होते हैं, कई बार कुछ करेक्शन पॉसिबल नहीं भी होते हैं, तो सजेस्ट किया जाता है कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम है तो आपको ARTs की तरफ बढ़ना चाहिए अगर आप अपने फ्यूचर में बच्चे चाहते हो। क्या ART का मतलब आर्ट है, ये एक रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इनका मतलब ये है कि कुछ अलग तरीके से आप
इन चीजों को कंसीव कर सकते हैं या अपने बच्चों को आगे पैदा कर सकते हैं, राइट। तो क्या क्या है ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी है हमारे पास में। सबसे पहला आपने एक बहुत सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब में बेबी बन गया क्या पूरा, टेस्ट ट्यूब में बेबी बन गया क्या। बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपने सुना होगा IVF का नाम, एड्स भी आती है। तो हम लोग आउटसाइड द मदर बॉडी यानी कि टेस्ट ट्यूब में हम लोग सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एज सेम एज द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और वहां पर हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवा एंड स्पर्म को फर्टिलाइज करवाते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि ओवा एंड स्पर्म फर्टिलाइज हो, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बन गया है। अब इस जाइगोट को फीमेल के जो एंडोमेट्री, फीमेल का जो यूट्रस है वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो या तो आपने जाइगोट ही ट्रांसफर कर दिया या कुछ सेल का एम्ब्रियो बना उसके बाद में ट्रांसफर किया, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज अ मेथड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी एंड कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। तो IVF क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। हुआ क्या, इस मेथड में जो ओवा हमने वाइफ या डोनर से लिया और स्पर्म लिया हस्बैंड या डोनर से और उसको कलेक्ट किया एंड इंड्यूस किया, फॉर्मेशन करवाया जाइगोट का, ठीक है, अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। लैब के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन करवाया। अब इस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू फीमेल यूटेरस, या फिर हो सकता है कि इसके कुछ एम्ब्रियो बन जाए उसके बाद में इसको ट्रांसफर किया जाए। तो आगे की जो प्रोसेसेस है उसके नाम कुछ ऐसे हैं, मान लो कि जाइगोट बन गया और हमने जाइगोट को ही फीमेल की बॉडी में हम लोग चाहते हैं कि अब इसको इंसर्ट कर दें। तो जाइगोट जब बना है, जाइगोट या फिर हम लोग ये बात करें जाइगोट इज अ सिंगल सेल, या फिर हम ये बात करें अर्ली एम्ब्रियो एट अर्ली स्टेज, जो कि 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज है। उस टाइम पर हम लोग इनको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इन नेचुरल प्रोसेस फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ही होता है पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम लोग जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। दूसरी चीज कि आपने क्या किया, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर डेवलप करा लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और अब इस टाइम पर इन नेचुरल प्रोसेस जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये आ जाता है यूटेरस के अंदर। तो अब आप क्या करोगे, अगर ये मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो आप करवाओगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या करवाओगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि IUT। इस केस में हम लोग एम्ब्रियोस विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जो आपके एम्ब्रियो इन विवो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं वो भी हम लोग इसी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू अनदर फीमेल बॉडी जो प्रॉपरली कंसीव नहीं कर पाती है उनके लिए, ठीक है। तो एक ही हमारी NCERT लाइन बताती है। आगे आ जाए तो इसमें और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि एक होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो ओवम नहीं बना पा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डोनर से ओवा कलेक्ट करेंगे और ये उस फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, उनके फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, राइट। तो हमने क्या कहा, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गिफ्ट दिया फीमेल को जो कि गैमेट नहीं बना पा रही थी। ICSI इज द टेक्निक जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक टाइप का मेथड है बेटा, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, लैब में जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो इस टाइम पर हम लोग स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं इनटू ओवम, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आगे बढ़े तो हमारे पास में आ जाता है एक और टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। इसको हम लोग बेटा तब यूज करते हैं, मान लीजिए कि इस केस में मेल में प्रॉब्लम, मेल के जो पेनिस है उसमें इरेक्टाइल प्रॉब्लम है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली सीमेन को इंजेक्ट कर देते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फिर वहां पर
फर्दर हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। हेल्दी डोनर या हस्बैंड से स्पर्म्स को कलेक्ट करके वेजाइना या यूटरस में इंसर्ट कर दिया जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस कंप्लीट चैप्टर, दैट्स ऑल अबाउट दिस कंप्लीट चैप्टर। नोट्स चाहिए आ जाइए टेलीग्राम पर, डाउट हो तो डाउट ग्रुप में आकर पूछ लीजिएगा। 7 PM मैं यहाँ पर लाइव रहती हूँ, तो आप लोग जो भी डाउट्स हैं डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिस्कशन करना है तो इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लाइव आते हैं और कई सारे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत कर रहे होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, बेल आइकन क्लिक करोगे तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तुरंत के तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर का टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।